जैसे कि हमारा अब प्रीलिम्स का आ चुका है, ऐसा कुछ प्रीलिम्स का डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अब हम लोग सारे लोग रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम लोग वहाँ से फिर से स्टार्ट कर सकें। तो मैं रिवीजन के लिए ओनली आईएएस का फिजिक्स वाला का एक उड़ान आता है प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स 2024 के लिए उनका है, उनके साइट पे मिल जाएगा आपको, फ्री है ये, और पीडब्ल्यू के साइट पे फ्रीली अवेलेबल है। इस पर शॉर्ट नोट्स क्लिप्स रिवीजन के लिए दिया हुआ है। तो ये हम टोटल कवर कर लेंगे। ये देखिए सारे यहाँ पे अगर क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे तो आप वहाँ डायरेक्ट पहुँच जाओगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और ये फ्री है, कोई इसमें पेमेंट या पैसा कुछ नहीं लगने वाला है। तो इसको हम लोग आज देखेंगे, और आज पूरा बुक ये जो रिवीजन वाला नोट्स है टोटल 176 पेज है। तो कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का, बट लगता नहीं है कि कंप्लीट हो पाएगा 176 पेज। हाँ, तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट में, मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर है तो मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अलग करूँगा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसका अलग वीडियो रहेगा, साइलेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसका अलग रहेगा, तो इस तरह करके मैं सबका अलग अलग बना के रख दूँगा। तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए जस्ट 1 मिनट, कोई डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहला क्या है? पहला है द कंपनी रूल। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक जो चला। तो फिर है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो पहला आया एक्ट। तो ये क्या किस लिए था? द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो पहला स्टेप लिया गया कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में, वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है फाउंडेशन को लेट डाउन किया गया। इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन और जो कंपनी का था उसको रिकॉग्नाइज किया गया। मतलब उससे पहले था, बस उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था किसके द्वारा? कंपनी को या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था। तो उसी को द कंपनी रूल ऑफ 1773 1858 में रिकॉग्नाइज किया गया कि द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। उससे पहले वो मतलब एक एज ए बिजनेसमैन या फिर बिजनेस करने के लिए आए थे, वैसा चल रहा था। डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। जो गवर्नर ऑफ बंगाल वो बनाते थे, जैसे कि था बंगाल था और बॉम्बे और मद्रास ये था ना। तो गवर्नर ऑफ बंगाल था, गवर्नर ऑफ मद्रास था, गवर्नर ऑफ मुंबई, ये सब था। तो उसी में क्या किया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। एंड क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर्स का, वो 4 मेंबर्स क्या करेंगे? उनको असिस्ट करेंगे। ये जो गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया उनके लिए असिस्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया 4 मेंबर्स का, जो उसको असिस्ट करेंगे। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता 1774। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है, तो वहीं पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हो गया था 1774 में कलकत्ता में। 1 चीफ जस्टिस रखा गया था और 3 अदर जजेस। मतलब एक चीफ जस्टिस होगा, उसके 3 अदर जजेस होंगे। ठीक है, प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स थे कंपनी के, फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। कोई भी प्राइवेट ट्रेड वो अपना नहीं कर सकते। अगर वो कंपनी की तरफ से आए, कंपनी के द्वारा अपॉइंटेड है, तो वो कोई भी प्राइवेट ट्रेड अपना नहीं कर सकते। एंड एक्सेप्टिंग प्रेजेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। मतलब कोई प्रेजेंट और ब्राइब, जैसे कि कोई राजा महाराजा कुछ दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी हालत में। उनको ये सब के लिए प्रोहिबिटेड किया गया था। स्टेट, फिर उसके बाद आता है स्टेट एंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये जो था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, वो उसको कंट्रोल करने के लिए उनको मतलब स्ट्रेंथ किया गया, मतलब एक ताकत दिया गया, मतलब कंट्रोल किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओवर द कंपनी बाय रिक्रूटिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो कि गवर्निंग बॉडी था कंपनी का, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। रेवेन्यू सिविल मिलिट्री अफेयर, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे।
ठीक है, वो जो कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया में देखा जाएगा। अब हम आगे देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट जो लाया जाता है उसमें सेपरेट कर दिया जाता है। सिर्फ क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या सिविल मिलिट्री है ना, मतलब एक कॉमर्शियल उनको दिया गया जाता है, बस वो ही देखते हैं, मिलिट्री ये सब उनके हाथ से ले लिया जाता है, तो वो उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। वो हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे। मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी सबॉर्डिनेट, जैसे कि मैंने कहा कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जैसे बने, वो जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसी जो था उनको सबॉर्डिनेट बना दिया गया उनका टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। अनलाइक अर्लियर व्हेन 3 प्रेसिडेंसीज वेर इंडिपेंडेंट इन वन अनदर, जबकि पहले वो तीनों इंडिपेंडेंट थे, बट उनको अब क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट बना दिया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो मतलब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के सबॉर्डिनेट बना दिया गया। फिर इसके बाद आता है एक अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से वो एग्जेम्प्ट कर दिया गया, उसको हटा दिया गया गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल को। ये जो काउंसिल बनाया गया था एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो 4 मेंबर्स का थे, और क्या कहते हैं गवर्नर जनरल जो था उनको क्या कहते हैं जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिडिक्शन होगा उसके बाहर उनको कर दिया गया। फॉर द एक्ट्स कैरिड आउट बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, जो भी वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई ऑफिशियली वो वर्क कर रहे हो उस चीज़ में, तो उनको हटा दिया गया जुरिडिक्शन के। फिर एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर्स एंड द मैटर्स राइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो रेवेन्यू मैटर्स होता था, ठीक है, और जो क्या कहते हैं मैटर्स अराइजिंग टू कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मतलब उसको भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया गया। मतलब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, ये ज़्यादातर सुप्रीम कोर्ट में के जुरिडिक्शन पे के वर्क में है, उसके लिए बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो सुप्रीम कोर्ट को 1774 में एस्टेब्लिश किया गया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के अंडर में क्या रहेगा नहीं रहेगा वो इस चीज़ में अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1780 एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बना दिया गया कि। फिर उसके बाद इट प्रोवाइडेड द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कलकत्ता एंड द कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सनल लॉ, मतलब जितने भी, मतलब कलकत्ता में जितने भी जो भी होंगे पर्सन के पर्सनल लॉ या फिर कुछ भी होंगे, वो सारे कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर में दायरे में होगा। हिंदू लोग को हिंदू लॉ की तरफ ट्रीट किया जाएगा, मुस्लिम लोग को मुस्लिम लॉ की तरफ। तो इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट वाज टू हैव जुरिडिक्शन ओवर ऑल इनहेबिटेंट्स ऑफ कलकत्ता में जितने लोग हैं, एंड द कोर्ट ऑफ टू एडमिनिस्ट्रेशन टू पर्सनल लॉ ऑफ द डिफेंडेंट्स, और जो कोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो किसके पर्सनल लॉ के थ्रू करेगा, जैसे कि हिंदूज वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ के तरह, और मुस्लिम वेयर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द मोहम्मदन लॉ। ये सब था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। ये इसमें बताइए कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल काउंसिल नॉट इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब कोई प्रोविंशियल कोर्ट होगा, मतलब प्रोविंशियल जो है जो प्रोविंशियल थे वो प्रोविंस बनाया गया था, उसमें जितने भी क्या कहते हैं जो अपील होगा वो कहाँ जाएगा, वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल में जाएगा, जो कि क्या कहते हैं लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के जो काउंसिल था उनके अंदर जाएगा, गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल इसमें जाएगा, एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट में वो नहीं जाएगा। मतलब प्रोविंशियल कोर्ट का जितना भी केस होगा वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। एम्पावर द गवर्नर जनरल काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। एम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल कौन सा, जो ये 4 मेंबर्स का बनाया गया था, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, ठीक, टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। ये जो प्रोविंशियल कोड है उसको कौन फ्रेम करेगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, वो एम्पावर किया गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल को कि वो कैसे रेगुलेशन बनाएंगे प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए और उनके काउंसिल के जो उनके काउंसिल बनाए, ठीक है। तो ये था हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। फिर उसके बाद आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन, जैसे कि यहाँ पे बनाया गया था ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द गवर्नमेंट टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया, तो इसी को यहाँ पे सेपरेट किया जाएगा। इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इट इस्टेब्लिश्ड ए सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, पहली बार डबल गवर्नमेंट का यहाँ पे सिस्टम लाया गया। ए न्यू बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स
ऑल्सो सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट और रिवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नया बनाया गया जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स देखेगा, ऑल्सो सुपरवाइज कर और डायरेक्ट करेगा ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल, जितने भी सिविल का जो होगा ऑपरेटर्स, और मिलिट्री ऑफ गवर्नमेंट, जो भी मिलिट्री होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, और रिवेन्यू जो ब्रिटिश पोजीशन में इंडिया में रहेगा। और ये सब पहले किसके पास है? ये सब था पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ये सब पहले किसके पास था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास क्या बचा? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कॉमर्शियल अफेयर्स, सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास बचा। किसमें बताया कि पीट्स इंडिया एक्ट में बताया गया कि जितना भी कॉमर्शियल अफेयर्स होगा सिर्फ वो बचा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास, जो कि पहले था सब कुछ पहले इनके पास था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। सिविल रहे, मिलिट्री रहे, रेवेन्यू रहे, सब कुछ कोर्ट, लेकिन अब उसके पास सिर्फ कॉमर्शियल अफेयर्स रह गया। हैंस डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन इट्स कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन। फिर द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वेयर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया। ठीक है, यहाँ पे उसको क्या कहते, कहा गया, उसने रिकॉग्नाइज किया था फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को वो ऑर्गेनाइज किया गया था, कि मतलब उसको वो रिकॉग्नाइज किया था इस एक्ट में। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ब्रिटिश पोजीशन और इन इंडिया, उसको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ही कर दिया गया। मतलब जो जो ब्रिटिश के अंदर में आएगा वो सब कुछ ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ही कर दिया गया, कि ये अब ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया ही है। तो कुछ ज़्यादा छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया वहाँ पे सिर्फ तभी रिकॉग्नाइज किया था, लेकिन अब उसको वाला बोल दिया गया कि वो ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया, इंडिया का वो ब्रिटिश पोजीशन है। ठीक है, किसमें? ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। ठीक है, फिर सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर इट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको सुप्रीम कंट्रोल दे दिया गया। क्या दे दिया गया? सुप्रीम कंट्रोल किसमें? कंपनी का अफेयर्स में और एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया में। कैसे? क्योंकि उसने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया जिसमें कि पॉलिटिकल अफेयर्स और क्या कहते हैं और सिविल और मिलिट्री सब कुछ देखेगा, और कॉमर्शियल अफेयर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था वो कॉमर्शियल अफेयर्स देखेगा। फिर आता है एक्ट ऑफ 1786। इसमें क्या हुआ? इसमें कि एक कॉर्नवालिस, जो जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और कमांडर इन चीफ। ठीक है, इसको एक स्पेशल पावर दिया गया। ही वॉज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। मतलब ये जो पावर टू ओवरराइड था, इससे पहले किसी भी गवर्नर जनरल ऑफ को नहीं मिला था बंगाल के, लेकिन ये इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को मिला। ठीक है, अब इसी को ये जो एक्ट ऑफ 1786 में जो ये पावर टू ओवरराइड था जो मिला था लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसको कंटिन्यू कर क्या क्या आगे जितने भी जनरल आएंगे उसको वो किसको बताया गया? वो बताया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793। एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर्स जनरल्स एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। मतलब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या किया गया? जो एक्सटेंडेड किया गया ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर्स जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसीज। तो फिर गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल्स। मतलब गवर्नर जनरल को ज़्यादा पावर दिया गया और कंट्रोल दिया गया ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। मतलब बॉम्बे और मद्रास जिनके पास पहले थोड़ा सा पावर बचा था, जबकि उनको बनाया गया था सबऑर्डिनेट का गवर्नर। मतलब जब सबऑर्डिनेट बनाया गया था बॉम्बे और मद्रास को, उसके पास थोड़ा सा पावर कुछ था, लेकिन अब उसको और ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया 1793 में। अब उनके पास पावर बचा ही नहीं, मतलब उनसे लगभग पावर छीन लिया गया। अब वो क्या कहते हैं, कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ज़्यादा पावर दे दिया गया, फिर मतलब सबऑर्डिनेट परसेंटेज था उससे ज़्यादा पावर और मिल गया बॉम्बे मद्रास का। एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मतलब जो पावर था ब्रिटिश का, जो ट्रेड मोनोपोली था, उसको एक्सटेंड कर दिया गया 20 साल के लिए और ठीक है, तो 20 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया शायद, लेकिन अगले में वो उसका मोनोपोली को ख़त्म कर दिया जाएगा। Provisions were made so that commander in chief was not be a member of governor general's council unless he was so appointed। मतलब कमांडर इन चीफ जो होगा
वो गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं होगा जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया गया। जब तक उसको अपॉइंट नहीं किया जाए तब तक कमांडर इन चीफ को आप नहीं बना सकते जनरल काउंसिल का मेंबर। ठीक है, तो इट लेट डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हैंसफॉर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था, ठीक है, और उनके जो स्टाफ थे उनको जो सैलरी मिलेगा वो इंडियन रेवेन्यू से मिलेगा। मतलब वो भी अब जो पहले ब्रिटिशर्स का कमाई था, अब वो जो क्या कहते होगा वो अब इंडियन रेवेन्यू से मिलेगा। मतलब इंडिया में जितने भी टैक्स कलेक्ट हो गया, इंडिया से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उससे उनको सैलरी दिया जाएगा, किसको, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके स्टाफ को। ठीक है, ये था हमारा पहला पेज जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हो गया, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हो गया, जैसे कि ब्रिटिश इंडिया एक्ट ऑफ 1784, फिर एक्ट ऑफ 1786, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 क्या कहता है? इट इंडियट द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, जो कि यहाँ पे ट्रेड मोनोपोली जो 20 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था उसको अब ख़त्म कर दिया गया 1813 में। मतलब 20 साल पूरे हुए लेकिन उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, उसको ट्रेड मोनोपोली को उसको ख़त्म कर दिया गया। वो सिर्फ एक एज इंडियन ट्रेड वाज ब्राउन ओपन टू ऑल ब्रिटिश, जितने ब्रिटिश मर्चेंट थे अब उनके लिए भी दरवाज़ा ओपन था। जो 1600 में चार्टर मिला था उसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था, लेकिन अब जो है उसको ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ ट्रेड इन टी और ट्रेड विद चाइना उसको ख़त्म नहीं किया गया, एक्सेप्ट द कंपनीज मोनोपोली इन ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी। मतलब टी और चाइना के साथ ट्रेड में उस पर अभी भी इनका मोनोपोली है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। इट एसेटेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया। अब कहा गया कि जो सॉवरेनिटी होगा वो ब्रिटिश क्राउन का होगा, किस पे? कंपनी टेरिटरीज इंडिया। मतलब इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी ब्रिटिश पोजीशन थे वो सब अब सॉवरेनिटी वो किसके होगा? ब्रिटिश क्राउन की सॉवरेनिटी में आएगा। ही इज द सोवरेन नाउ, ब्रिटिश क्राउन। empowered the local governments in India to impose taxes on a person and to punish who did not pay them। टैक्स कलेक्शन जो इतने बड़े वास्ट एम्पायर जो उन्होंने खड़ा किया, अब टैक्स कलेक्शन थोड़ा हार्ड हो रहा था लोगों के लिए टैक्स कलेक्ट कर पाना, क्योंकि अब आप लोकल को नहीं जानते तो उसके लिए लोकल गवर्नमेंट बनाया गया। जो लोकल के वहीं के लोग होंगे, जो लोकल होंगे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, जो ज़मींदार होंगे वो टैक्स कलेक्ट करेंगे, और जो नहीं देंगे उसको मतलब पनिश करने का भी पावर दिया गया उनको, लोकल गवर्नमेंट को। ठीक है, द कंपनीज रूल वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 20 ईयर्स। जो कंपनी रूल था उसको और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बट उनका मोनोपोली खत्म कर दिया गया, लेकिन कंपनी का जो रूल है उसको एक्सटेंड किया गया। अभी ब्रिटिश क्राउन से सोवरेन का बात किया गया तो वो अभी तक फुल्ली मतलब कंट्रोल नहीं लिया गया, इसलिए अभी भी 20 ईयर्स के लिए ब्रिटिश कंपनी जो रूल कर रही है उसको 20 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। पावर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वेयर फर्दर एक्सटेंडेड। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनका भी पावर बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था कहा गया, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था जिसमें भी ये सारा सिविल मिलिट्री और रेवेन्यू और ब्रिटिश पोजीशन इंडिया जो सब कुछ था पॉलिटिकल अफेयर, उसको और बढ़ा दिया गया किसमें? 1813 में। 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट में बना और 1830 में उसका पावर को और बढ़ा दिया गया। एक्ट ग्रांटेड परमिशन टू पर्सन हु विश टू गो टू इंडिया टू प्रमोट मॉरल एंड रिलीजियस इंप्रूवमेंट्स। अब जो है एक्ट जो है वो ग्रांट दे दिया गया, मतलब कि अब जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज ऑफिशियली कौन आएंगे वहाँ से, तो क्रिश्चियन मिशनरीज आएंगे, उसके अलावा तो क्रिश्चियन मिशनरीज जितने भी आने थे उन सबको ग्रांट कर दिया गया, वो अब आके इंडिया में आराम से प्रचार प्रसार कर सकते थे। कंटेंट प्रोविजंस दैट द कंपनी शुड इन्वेस्ट ₹1 लाख एवरी ईयर फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियंस। एजुकेशन ऑफ इंडियंस क्या? एजुकेशन 1 लाख हर साल उनको इन्वेस्ट करना था इंडियंस के एजुकेशन पे। और कौन से एजुकेशन वो करवाते? जो उनके बेनिफिशियल था, मतलब इंडियन को इंग्लिश सिखाना है या फिर क्रिश्चियन मिशनरीज के थॉट या फिर वो सब कुछ, लेकिन उनको 1 लाख एवरी ईयर एजुकेशन ऑफ इंडियंस में इन्वेस्ट करने के लिए कहा गया। द एक्ट रेगुलेटेड द कंपनीज टेरिटोरियल रेवेन्यूज एंड कमर्शियल प्रॉफिट्स।
अब ये जो एक्ट है वो रेगुलेट करने लगा क्या कंपनी का टेरिटरियल रेवेन्यू, जितना कंपनी अपने टेरिटरी से कितना रेवेन्यू कमा रही है और कितना कॉमर्शियल प्रॉफिट कमा रही है, वो सब को चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में रेगुलेट करने के लिए बैठा दिया गया। इट वॉज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटरियल एंड कॉमर्शियल अकाउंट सेपरेट। टेरिटरियल अकाउंट जो होगा और कॉमर्शियल जो होगा उसको सेपरेट करने के लिए कर दिया गया, मतलब दोनों के अलग अलग डेयरी, इसमें अगर टेरिटरियल बनेगा तो इसमें कॉमर्शियल बनेगा, तो दोनों का अपना अलग अलग टेरिटरियल कहा गया कि दोनों अपना अपना अकाउंट बनाएंगे, मतलब कंबाइन करके नहीं, उनको अलग अलग सेपरेट बनाना है। तो ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब आते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 18th द फाइनल स्टेप टुवार्ड्स द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया एज इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन अंडर द न्यू मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केप ऑल इंडिया करेक्टर। यहाँ पे जो डुअल गवर्नमेंट बनाया गया था, ठीक है, अब उसका यहाँ पे इंड होने का बारी आ गया। जितने भी यहाँ पे थे बॉम्बे, मद्रास, सबऑर्डिनेट, वो सब का इंड होने का टाइम आ चुका है, क्योंकि ऑल इंडिया करेक्टर सेंट्रलाइजेशन की यहाँ बात हो रही है। इट लीगलाइज द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने जो कॉलोनी बनाया उसको लीगल कर दिया गया, ठीक, वो लीगल है। एज द ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्टेड फ्रॉम कॉमर्शियल बॉडी टू एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। अब ये भी कहते हैं कि जो मैंने कहा थी कि कॉमर्शियल बॉडी, वो क्या थी, पहले बिजनेसमैन थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई, ठीक है, उसको भी करें। नॉ ईस्ट टेरिटरीज वेर हेल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मजिस्ट्री, हिज हेयर्स एंड सक्सेसर। जो ब्रिटिश कंपनी है, ब्रिटिश ने जिसने भी कॉलोनाइज किया, ब्रिटिश पोजिशन है, वो किस में आ गया, वो इंटरेस्ट ऑफ हिज मजिस्ट्री, जो राजा है, जो रानी है, हिज हेयर्स, जो राजकुमार जो उसके आगे आएंगे, क्या करते हैं, वंशज एंड सक्सेसर्स, एंड वंशज मतलब राजा के राजकुमारी, और मतलब सक्सेसर्स जो होंगे, वो ब्रिटिश का जितना भी होगा वो सब कुछ अब उनके ट्रस्ट। इट इंडेड द कंपनीज मोनोपोली ओवर ट्रेड विथ चाइना एंड टी। यहाँ पे जो एक मोनोपोली था कंपनी का, उसको भी इंड कर दिया गया, ठीक। अब वो भी इंड है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए, मतलब बहुत चीज़ें। तो गवर्नर ऑफ बंगाल जो था वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब द गवर्नर जनरल गवर्नमेंट वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड द काउंसिल वाज कॉल्ड इंडियन काउंसिल। जो ये काउंसिल बनाया गया था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर्स ऑफ जो कि असिस्ट करने के लिए बनाया गया था गवर्नर ऑफ बंगाल को, उसको इंडियन काउंसिल कहा जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू बी डिजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो बन के अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, एंड वाज वेस्टेड विद ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। जितना भी सिविल मिलिट्री पावर्स था वो सब कुछ चला गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। लॉर्ड विलियम बेंटिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने, और यहाँ पे थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो फर्स्ट क्या कहते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, और यहाँ पे क्या कहते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे जिनको गवर्नर जनरल बंगाल, लेकिन उनको एक पावर दिया गया ओवरराइड करने का, स्पेशल पावर सबसे पहले उन्हीं को दिया गया कि वो जो भी काउंसिल में डिसीजन होगा वो ओवरराइड कर सकते हैं उनके पास स्पेशल केस में, ठीक है। उसको फिर कंटिन्यू कर दिया गया, लेकिन फिर वहाँ पे अब आया यहाँ, हाँ कहा चला कि यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग पहले बने। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया। जितना अभी ब्रिटिश इंडिया है अब उसमें लेजिस्लेटिव पावर किसका है, वो है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का। दस द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लॉस्ट देयर लेजिस्लेटिव पावर। जो भी उनके पास पावर बची थी अब वो भी ख़त्म हो गई। मद्रास और बॉम्बे ने अपना लेजिस्लेटिव पावर भी खो दिया, तो उनके पास अब कोई पावर। नाउ द लॉज मेड अंडर दिस एक्ट विल कॉल एक्ट्स। पहले इससे पहले रेगुलेशन कहा जाता था, लेकिन अब जो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसलिए इसको रेगुलेशन कहा जाता था इससे पहले जितने भी एक्ट्स बनते थे, लेकिन अब वो एक्ट कहे जाएंगे, ठीक है। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू अमेंड, रिपील और अल्टर एनी लॉ इन ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी। जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल मतलब इंडियन काउंसिल,
ये जो इंडियन काउंसिल बना था, अब उसके पास अथॉरिटी है, मतलब टू अमेंड करने का भी या फिर रिपेयर करने का भी कोई भी लॉ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज में जो भी होगा। इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ओपन कॉम्पिटिशन, मतलब ओपन कॉम्पिटिशन मतलब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पहला अटेम्प्ट किया गया था। किसमें किया गया था, ये याद रखना, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, फॉर द सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, दो इट वॉज नेगेटेड आफ्टर ओपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे, जो यहाँ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनका अब कॉमर्शियल अफेयर्स था, अब वो भी नहीं था, तो उन्होंने अपोज किया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसके अपोजिशन में आके रोक दिया। फिर इंडियन लॉ कमीशन 1834 वाज इस्टेब्लिश्ड टू कोडिफाई ऑल लॉज, मतलब इंडियन लॉ कमीशन 1834 वाज इस्टेब्लिश्ड टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉज। द फर्स्ट लॉ कमीशन हैज लॉर्ड मैकॉले इन इट्स चेयरमैन, लॉर्ड मैकॉले। इंडियन लॉ कमीशन 1834 बनाया गया, ठीक है, इसलिए टू कोडिफाई ऑल इंडियन लॉज, मतलब जितना भी इंडियन लॉज था उसको कोडिफाइड करना, मतलब उसको बनाना लिखना। उसका जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो कौन था, तो लॉर्ड मैकॉले को इसका चेयरमैन बनाया गया। यह चार्टर एक्ट ऑफ 1833, बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे बदलाव इसमें है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत सारी चीज़ों के लिए। फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, क्या कहता है, इट वॉज द लास्ट इन सीरीज, मतलब एक सीरीज था 20 ईयर्स का। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 73 और 93, 20 ईयर्स। फिर 1813, 93, 1830, 20 ईयर्स, 1833, 13, 33, 20 ईयर्स। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 33, 53। तो ये जो 20 ईयर्स का जो सीरीज चल रहा था, ये सब जो बने थे, ये सब क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट के लिए बने थे, मतलब कुछ क्या अब गलती हो गई या फिर कुछ छूट गया है, वो सबको ऐड करने के लिए ये सब छोटे छोटे एक्ट्स बने थे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इट वाज द लास्ट इन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट बिटवीन 1793 1853, ठीक है। इट सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ है, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हैड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर द एंटायर ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया गया, इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसको सेपरेट कर दिया गया। सिविल मिलिट्री सब कुछ पावर इन्हीं के पास था, लेजिस्लेटिव पावर सब कुछ पावर इन्हीं के पास था। इट इंट्रोड्यूस्ड लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, लोकल रिप्रेजेंटेशन का भी इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। जो एक मिनट, हाँ, इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन सेंट्रल। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स और ऐड किए कॉर्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स। जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया उसमें 6 न्यू मेंबर्स को और क्या कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को लेकर, जिसको कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर कहा गया, टू द काउंसिल ऑफ 12 इन टोटल। अब टोटल 12 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो द नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनको रिड्यूस कर दिया गया फ्रॉम 24 to 18, जिसमें से कि 6 को जो होगा वो नॉमिनेटेड होगा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, मतलब ब्रिटिश क्राउन अपना आदमी भेजेगा देखने के लिए कि हाँ मेरा भी जो, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो कि वहाँ के सिविल एग्ज़ाम के थ्रू आते थे, ब्रिटिश के जो एग्ज़ाम होता था वहाँ के, तो वहाँ के थ्रू जो ऐड होते थे उसको 24 से 18 कर दिया गया। उसमें 6 पीपल अब डायरेक्टली नॉमिनेटेड हो गए, जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, तो वैसे ही अब ब्रिटिश क्राउन भी नॉमिनेटेड करेगा अपना 6 मेंबर्स या 6 पीपल का, मतलब इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। द लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शन एज द मिनी पार्लियामेंट, जो यहाँ पे सेपरेट किया गया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, जो लेजिस्लेटिव विंग जो है वो मिनी पार्लियामेंट की तरह एक्ट करेगा, फंक्शन करेगा, एडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है
वैसा ही वो एक्ट करेगा या फिर उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करेगा मिनी पार्लियामेंट। इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन ऑफ एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। जो यहाँ पे क्या कहते हैं कोशिश किया गया था ओपन कंपटीशन का, जिसको कि क्या कहते हैं अपोज किया गया तो रोक दिया गया, उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोवेंट पोस्ट ऑफ सिविल सर्विस was also thrown open to the Indians. The Macaulay Committee was appointed to the Indian Civil Service 1854। ठीक है, मकौले चेयरमैन था जो फर्स्ट लॉ कमीशन का, तो फिर उसे कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू इंडियन सिविल सर्विस इन 1854। लॉ मेंबर फोर्थ मेंबर बिकेम ए फुल मेंबर विद राइट टू वोट। लॉ मेंबर जो थे वो फोर्थ मेंबर बन गए, फुल मेंबर बन गए अब राइट टू वोट के साथ। ये था चार्टर एक्ट ऑफ, मतलब ये कंपनी जो रूल थी जो 1773 से 1858 तक चली। 1773 से 1858 तक। 1858 के बाद क्या है, 1858 के बाद आता है क्राउन रूल। क्राउन अब पूरी तरह से ओवरटेक कर चुका है 1858 को, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया जाता है, उसमें उस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब क्राउन ही है जो है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वैसा कुछ नहीं है। उसने क्या किया, इट एबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ट्रांसफर्ड पावर्स टू ब्रिटिश क्राउन। ईस्ट इंडिया कंपनी को उसने एबॉलिश कर दिया और जितने भी सब कुछ थे वो ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ, ब्रिटिश क्राउन के पास। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको अब नया डेजिग्नेशन या नया टाइटल दिया गया वायसराय का। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर ऑफ बंगाल से फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। इंडिया से क्राउन रूल में उसको वायसराय का दर्जा दे दिया गया। वो वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, जो कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है क्राउन का। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय। लॉर्ड कैनिंग बिकेम द फर्स्ट वायसराय। और पहला क्या करते हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगाल को बना था विलियम वॉरेन हेस्टिंग्स बना था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस वो थे जिनको ओवरराइड पावर, स्पेशल पावर दिया गया था करने के लिए। अब